फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बहुजन पार्टियों की तरफ रुख करूं, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुजन समाज की पार्टियों की तो टिकट तक भी भाजपा तय कर रही है और कहीं ना कहीं उन पार्टियों को केंद्रित और संचालित करने का काम और उनको रोकने का काम, उनको किस तरह से उनको चलना है, ये पूरा सब कुछ आजकल भाजपा के हाथ में है। किस पार्टी की तरफ इशारा है सर आप? बस आप समझ जाइए, सब समझ रहे हैं। मैं अब किसी पार्टी का नाम लेके अपने मुंह से, चूंकि बहुजन मूवमेंट को बहुत भारी नुकसान हुआ है। देखिए, गारंटी तो किसी की भी नहीं है, हमें किसी ने बांध के बैठा रखा है क्या? अगर सम्मान हमारे समाज का नहीं होगा, हमारे समाज का अपमान अगर होगा, तो हम कोई चुप देखते रहेंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। मेरे साथ हैं दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब। इसके अलावा एक अम्बेडकरवादी चेहरे के रूप में भी वो जाने जाते हैं। पूरे देश भर में तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की बात लगातार कर रहे हैं। सर, सवाल हालांकि राजनीतिक है जी। आप अब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, क्यों ये मन बनाया आप? एक्चुअली एक ही कारण है कि जिस पार्टी में था, आम आदमी पार्टी में, मैं आम आदमी पार्टी को जब नज़दीक से देखा, उसके नेताओं को नज़दीक से जानने और समझने का मौका मिला, तो ये एहसास हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेता बेसिकली स्वर्ण जाति के सारे पूरी पार्टी को चला रहे हैं और सारी योजनाएं भी उनकी स्वर्ण जातियों को केंद्रित करके हैं। सारे बड़े पद केवल स्वर्ण जाति के लोगों के पास हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आरक्षण विरोधी हैं, जातिवादी हैं। इसीलिए जब 450 के करीब उन्होंने सीएम फेलो, रिसर्च फेलो, एसोसिएट फेलो रखे, डाक फेलो रखे, तो उस वक्त भी मैंने कहा था इसमें रिजर्वेशन दो। उन्होंने कहा ये नौकरी नहीं है, ये तो फेलोशिप है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फेलोशिप में भी दे दो। क्वालिफिकेशन कम करने को मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, जो क्वालिफिकेशन आपने रखी है जनरल के लिए वही रखो, हमारे लोग हैं क्वालिफाइड। तो उन्होंने नहीं दिया। जब आपने दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक में वैकेंसी निकली, उसमें नहीं दिया, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी कि भाई ये भारत सरकार का डीओपीटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, इसमें लॉ भी है, कोई भी वैकेंसी 45 डेज से ज़्यादा के लिए आप रखते हैं तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। तो मेरी उस चिट्ठी पे चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत भर्ती रोक दी और कहा कि भाई सारे सेक्रेटरीज को कहा कि पहले आप रिजर्वेशन की पॉलिसीज को पूरी तरह लागू करो, अन्यथा इसमें दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को परेशानी हुई। दूसरा, मैंने कहा जो आप राज्यसभा भेजते हो उसमें भी SC/ST को रिप्रेजेंटेशन दो, पार्टी में पूरे देश के अंदर संगठन में रिप्रेजेंटेशन दो। तो कहीं ना कहीं मेरी बात को तो मैं नहीं माना, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मेरे से असहज होने लगे और मुझे भी स्पष्ट हो गया कि ये रिजर्वेशन को लेके असहज हैं। रिप्रेजेंटेशन SC/ST OBC और माइनॉरिटी को देना नहीं चाहते, उन्हें केवल वोट बैंक रखना चाहते हैं। इस कारण से मैंने वहां से फिर धीरे धीरे, फिर 22 प्रतिज्ञाओं ने भी अपना काम कर दिया। फिर 22 प्रतिज्ञा है, तो वो तो हमारे महापुरुषों, हमारे बाबा साहब हमें देके गए और हर साल दीक्षा के टाइम पे होती है, हमने भी दोहराई है, आगे भी दोहरा, हम तो लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू। अब भी दोहरा रहे हैं कांग्रेस में रह के भी, आज भी पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो मूवमेंट है, वो बाबा साहब की दी 22 प्रतिज्ञा है, वो उसका किसी राजनीति से, किसी समाज के किसी से अपमान से लेना देना नहीं है। सबको अपनी अपनी धार्मिक आस्था की आज़ादी हमें भी है, तो हम अपने धम्म के लिए काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म के लिए काम कर रहे हैं, अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं वहां से हटा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बहुजन पार्टियों की तरफ रुख करूं, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुजन समाज की पार्टियों की तो टिकट तक भी भाजपा तय कर रही है और कहीं ना कहीं उन पार्टियों को केंद्रित और संचालित करने का काम और उनको रोकने का काम, उनको किस तरह से उनको चलना है, ये पूरा सब कुछ आजकल भाजपा के हाथ में है। किस पार्टी की तरफ इशारा है सर आप? बस आप समझ जाइए, सब समझ रहे हैं। मैं अब किसी पार्टी का नाम लेके अपने मुंह से, चूंकि बहुजन मूवमेंट को बहुत भारी नुकसान हुआ है, इस बात का दर्द यहाँ हमें है कि बहुजन मूवमेंट को बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, जिंदगी लगाई है। देखिए, बाबा साहब से लेकर फिर माननीय कांसीराम साहब तक अनेकों हमारे नेताओं ने अपनी जिंदगी लगाई है। उनकी मेहनत को बिल्कुल अब पानी पानी कर दिया। अब वहाँ इच्छा थी, लेकिन जाके करें क्या जब वहाँ सारे निर्णय कहीं और से हो रहे हैं। आप बताइए ना, जो मूवमेंट बना था, एक बहुजन समाज बना था, आज उसी बहुजन समाज में से निकल के अलग अलग छोटी छोटी पार्टी बन गई, अलग अलग जाति की 10 पार्टी मैं जानता हूं जो वहीं से निकल के बन गई। क्यों बन गई?
ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी, उनको रोका क्यों नहीं गया? प्रतिनिधित्व देना चाहिए कोई एक, अगर नेता तमाम बहुजन समाज की जातियों को प्रतिनिधित्व दे, सम्मान दे, तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारे बहुजन समाज की पार्टी का यह असर होना चाहिए था। आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी होती। और फिर मुझे लगा जो हमारे महापुरुष मांग करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति जनगणना, सामाजिक सम्मान, संविधान की रक्षा, आज उस बात को राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो मुझे लगा जब एजेंडे पे काम कर रहा है, और हमारे महापुरुषों का एजेंडा अगर राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, बेशक से वो बहुजन समाज के नहीं है, हमारा एजेंडा आगे बढ़ना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन पे क्या राय है सर आपकी? जो उपवर्गीकरण का फैसला है उस पे क्या राय है आप? उपवर्गीकरण से कुछ हल नहीं होने वाला, ये केवल समाज को तोड़ना, उसको आपस में लड़ाने की साजिश है। लेकिन मैं सीधा सीधा उसका विरोध जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज, दलित समाज में भी टकराव पैदा होता है। सीधा विरोध करने के बाद उनको ये समझाने की जरूरत है नौकरी बची कहाँ है। ये टकराव तो हो गया सर, कुछ जातियां आपस में जो है इस मामले में उलझ रही हैं। वो बेवकूफ लोगों की वजह से हुआ है, ना समझी की वजह से हुआ है। जब नौकरी है ही नहीं, वो ये इसमें कहावत है हमारे बुजुर्गों की, सूत ने कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, यानी नौकरी है नहीं और दलित आपस में झगड़ रहे। यही तो चाहती थी बीजेपी, लेकिन आरएसएस सर, यही तो चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में लागू किया है उपवर्गीकरण, तो यहाँ कहीं अभी लागू नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एकदम घोषणा कर दी थी। वहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी आंदोलन हो रहे हैं हमारे समाज के इसके विरोध में। मैं खुद शामिल हूँ, 2 लाख लोग थे। अभी मैं हैदराबाद में शामिल हूँ, 2 लाख लोग थे। और हम वो कह रहे हैं कि ये आप ठेकेदारी प्रथा खत्म करो पहले। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट जो पूरा आउटसोर्स किया उसको पहले बंद करो। अटका पड़ा है तो। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, उसके अंदर भी आप आधी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हो, इसको बंद करो ना, बैकलॉग को पूरा करो ना। अरे नौकरियां तो दो पहले, जब नौकरियां नहीं है तो फिर ये सब क्लासिफिकेशन क्या करें? नंबर 2, आप सब क्लासिफिकेशन में 2 ग्रुप बना दिए आपने। जैसे हरियाणा में 78 जाते हैं, हमने 2 ग्रुप बना दी। ए ग्रुप में कुछ जाति डाल दी, बी ग्रुप में कुछ डाल दी। अब वैकेंसी 2 निकल रही है, तो उस वैकेंसी के लिए जो अगर सपोज करो जेई की वैकेंसी निकली, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर सपोज करो सिविल इंजीनियर की डिग्री है, तो पहले बात तो उस डिग्री को लेने के लिए लाखों रुपया चाहिए। तो जिस समाज के लोगों के पास वो पैसा ही नहीं, तो डिग्री नहीं ले सकते। जिसके पास है वो ले लेगा। अब 2 वैकेंट रहेंगी, 2 वैकेंसी निकली, तो 2 वैकेंसी दो सब क्लास बना दी। बिल्कुल एक जाति के एक आदमी को तो मिली, या एक ही जाति को दोनों में, एक जाति को ए ग्रुप में, एक जाति को बी ग्रुप में मिल गई। बाकी की जो जातियां हैं उनको तो तब भी कुछ नहीं मिला। तो कल कोई ऐसे तो फिर बाकी जातियां भी कहने लगी भी ये जाति खा गई सारा, हमें अलग से दो। तो कितना बांटोगे? बांटना समाधान नहीं है। पहले रोजगार के साधन तो उपलब्ध कराओ, और आरक्षण, पहले ठेकेदारी प्रथा तो खत्म करो, पहले 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को वापस सरकार के दिन तो लाओ। पहले जो सरकारी उपक्रम बेच दिए, प्राइवेटाइज कर दिए, जहां रिजर्वेशन खत्म हो गया, पहले उसका राष्ट्रीयकरण तो करो। आप ये कर नहीं रहे हो, लेकिन झगड़ा करवाने के लिए आपने सब क्लासिफिकेशन कर दिया। सर जनता का एक वर्ग ये भी आपसे सवाल करता है, सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं कि आपने जब इस्तीफा दिया था तभी आपने आम आदमी पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी थी? एक ही कारण था सिर्फ, उसके कुछ ही दिन बाद एमसीडी का चुनाव था, और मैं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े ये मैं नहीं चाहता। मैं उस वक्त वो फैसला लेता तो निगम के अंदर फिर भाजपा निगम में तीसरी बार भी आ जाती, और उसका फिर ये जाता राजेंद्र गौतम की से भाजपा आ गई। और मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। मैं किसी भी कीमत पे वो सत्ता में आई, ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। कांग्रेस को लेके भी आपने कभी कोई बयानबाजी पहले की होगी इस तरह की? बाबा साहब की बहुत सी चीजें हैं जो कांग्रेस के विरोध में जाती हैं, बाबा साहब ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं। देखिए, एक समय था जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई चवन्नी के भी सदस्य मत बनना। लेकिन कब कहा था? जब कांग्रेस में गरम दल और नरम दल होते थे। जब कांग्रेस में बाबा साहब ने एजेंडे में यह बात डलवाने की कोशिश की कि आप अछूतों को सम्मान के साथ उनको सब क्षेत्रों में हिस्सेदारी दोगे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई, सेपरेट इलेक्टोरेट उसके बाद आई। हाँ, पहले तो कांग्रेस को कन्विंस किया कि इस जातिवाद के खिलाफ, जैसे आपको याद होगा 1935 का जो उनका भाषण था, जो देने नहीं दिए गए, जाति तोड़क मंडल ने जो मांगा था लिखित में, जो स्पीच बन के आया, जो बाद में स्पीच आया और बाद में वो छपा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। तो जाति का विनाश कैसे हो, या कम से कम जातिवाद का वो घृणित रूप खत्म हो के उनका समावेश कैसे कांग्रेस उनको उनके मुद्दों पे बोले, उनको अपने एजेंडे में शामिल करे, उसमें कांग्रेस नहीं कर रही थी उस वक्त। तो बाबा साहब कांग्रेस के उस वक्त खिलाफ थे, ये उस वक्त उन्होंने सोचा। लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के अंदर सरकार में मंत्री रहे, उसी कांग्रेस से
रिजर्वेशन को लागू करवाया, उसी कांग्रेस ने इतने सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई, उसी कांग्रेस के टाइम पे वजीफे से पढ़ पढ़ के हमारे लोग इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बने। तो हम केवल एक पक्ष देख लें और दूसरे को छोड़ दें, तो ये तो कोई अकलमंदी नहीं है। और फिर उस वक्त की कांग्रेस में और आज की में क्या अंतर नहीं है? क्या उस वक्त की कांग्रेस कभी हिस्सेदारी भागीदारी की बात करती थी क्या, कि जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक? आज कर रही है ना, आज वो संविधान की रक्षा की बात कर रही है। आपको गारंटी है यहाँ सम्मान सुरक्षित रहेगा? क्योंकि कुमारी शैलजा वाला प्रकरण हरियाणा में बड़ा तूल पकड़ा था। देखिए, गारंटी तो किसी की भी नहीं है, हमें किसी ने बांध के बैठा रखा है क्या? अगर सम्मान हमारे समाज का नहीं होगा, हमारे समाज का अपमान अगर होगा, तो हम कोई चुप देखते रहेंगे क्या? पार्टी बाद में, पहले समाज। मेरे समाज का अगर अपमान होता है और उसको सम्मान नहीं मिलता, तो मैं राजनीति को ठोकर पे मारने के लिए तैयार हूं, पर अपने समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरी सवाल सर, अब सीमापुरी की सीट है, वहां पे कुछ फेरबदल भी हुए हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है वहां के एक पुराने कांग्रेसी नेता ने, तो अब आप चुनाव लड़ना है आपको सीमापुरी से, मतलब कैसे लड़ेंगे वहां से? मैं अपने जीवन में विधानसभा का कोई चुनाव भविष्य में नहीं लड़ूंगा, ये मैं तय करके उसके बाद मैंने तय निर्णय लिया है कांग्रेस में जाने का, कि मैं अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब लोकसभा लड़ेंगे आगे कर? जब अवसर मिलेगा तो लोकसभा। विधानसभा नहीं लड़ेंगे? विधानसभा तो मैं जीवन में लड़ूंगा नहीं। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, पार्टी को तैयार करूंगा पूरे देश में, और अपने समाज को भी तैयार करूंगा पूरे देश में। राजनीति से हटके अपने समाज को भी तो तैयार करना है। हकमारी तो हमारे समाज की हो रही है ना। आए दिन जो वीडियो आती है, जो अपमान हो रहा है हमारे समाज के लोगों को, जिस तरह मतलब जाति की वजह से जो अपमानित किया जाता है, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? MP MLA मंत्री बन भी जाएंगे, क्या हो जाएगा? बन के देख लिया ना हमने। मालिक अगर कोई और है पार्टी का और वो उसकी विचारधारा कुछ और है, तो आप मंत्री बन के भी वो गुलाम ही है, क्या करेंगे आप? तो हम देख चुके हैं राजनीति में, अगर राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को सम्मान के लिए तैयार नहीं है, हमारे लोगों को उनका हक देने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी राजनीतिक पार्टी का क्या चाड़ डालेंगे? फिर ऐसी MP MLA मंत्री बन के भी क्या कर लेंगे? ज्वाइनिंग वाले दिन आपने बाद में खड़गे साहब से और राहुल गांधी जी से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई थी? मेरी यही बात हुई कि जो हमारे महापुरुष जिस बात को बोलते थे, आज आप बोल रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। ये एजेंडा आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये आगे नहीं बढ़ा तो फिर आपको भी लोग सीरियसली नहीं लेंगे। फाइनल सवाल, विधानसभा दिल्ली के चुनाव भी हैं, अब क्या होने वाला है इसमें? आम आदमी पार्टी सामने है, आप कांग्रेस में हैं। मुझे लगता है त्रिशंकु होगा, सरकार शायद किसी की भी नहीं बनेगी, और बनेगी जिसकी भी तो बहुत गिर पड़ के बहुत कमजोर बनेगी, और अभी तो बहुत कुछ खेल होना बाकी है। अभी तो हम लोगों ने शुरू ही किया है काम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेंद्रपाल गौतम साहब, और कांग्रेस के नेता हैं। चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ेंगे ये घोषणा की है, हालांकि राजनीति में कहते हैं कि नेवर से नेवर, और हालांकि नहीं लड़ेंगे ये बात 2-3 बार दोहराई गई है। चुनाव विधानसभा के सामने है, आम आदमी पार्टी जो है उसको दिक्कत पेश आ रही है, वो नजर आ रहा है, और सीधे तौर पे लड़ाई जो है त्रिशंकु इस बार होने वाली है। दिल्ली की स्थिति खराब है, और दलित पार्टी तो वैसे भी खत्म हो रही है, उनको भी पता हो खत्म हो जाएगी, 2-3 साल बाद कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अपने सारे सिपाही किस तरह उनको जिस तरह वो बदल रहे हैं, इसका मतलब उनको खुद को अपने पर भरोसा नहीं बचा है। और उठा पटक का दौर जारी है। क्या कुछ सोचते हैं पूरे इंटरव्यू पे, चुनाव में क्या कुछ होगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।